हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। पिछली वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी की वीडियोस कवर करी थी जिसमें हमने टॉपिक अपना जो कवर किया था वो था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें जो हम आर्टिकल डील करेंगे वो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 5 हमसे क्या कहता है, हम ये देखते हैं। तो आर्टिकल 5 जो होता है वो कमेंसमेंट होता है किसका, सिटीजनशिप का, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिटीजनशिप को डाला और जरूरत क्या थी उस समय हमें सिटीजनशिप लेने की। ठीक, तो अगर इसका ब्रीफ अगर हम लें तो पार्टीशन उस समय हुआ था 1947 में। क्या हो गया था, आपका पार्टीशन हो गया था। तो आधे लोग पाकिस्तान चले गए थे और आधे लोग इंडिया में रह गए थे। उनको अपनी मर्जी दी गई थी कि अगर आपको इंडिया में रहना तो इंडिया में भी रह सकते हैं और पाकिस्तान जाना है तो आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो पार्टीशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, लोगों का मूवमेंट हुआ। तो उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इंडियन सिटीजन कौन है। तो इस वजह से हमको क्या लेना पड़ा, सिटीजनशिप को किस में इंक्लूड करना पड़ा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना पड़ा। जिसमें जो आर्टिकल 5 कहता है, दिस आर्टिकल एक्सप्लेन हु ऑटोमेटिकली बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ उस दिन जितने भी लोग इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे, जो बाउंड्रीज हमने सिलेक्ट करी थी, वो तो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए। बट पर्सन हु कंसिडर्ड अ सिटीजन इफ टू मेन कंडीशन वर मेट। ठीक है, एक तो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया के, यानी कि परमानेंटली कहाँ रहना चाहिए, इंडियन बाउंड्री में रहना चाहिए। और इन एडिशन टू डोमिसाइल द पर्सन मस्ट सेटिफाई एनी ऑफ दीज थ्री कंडीशन, यानी कि इन तीनों में से एक उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी एलिजिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है, वो पैदा होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, आइदर पेरेंट बोर्न इन इंडिया, या तो खुद पैदा हो जाए या उसका कोई भी एक माता या पिता में से कौन हो, एक इंडियन बोर्न हो, और लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी कि 1945 से अगर वो इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। और या उसका माता या पिता में से कोई भी अगर एक इंडिया में रह रहा था वो तब भी इंडियन सिटीजनशिप है। और जिस दिन वो इंडिया में पैदा हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद, तो तब भी वो क्या है, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास है। ठीक, अब आर्टिकल 6 के बारे में हम देखते हैं कि क्या है आर्टिकल। वैसे अगर हम देखें जो आर्टिकल हमारे हैं कौन कहाँ से, आर्टिकल 5, 6 और 7, ये आर्टिकल बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है आज की डेट के लिए, क्योंकि ये पार्टीशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे और ये इमीडिएट लॉ के अंडर इनको बनाया गया था। क्योंकि उस समय पार्टीशन हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल हमारे नेशन के अंदर था, तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये आर्टिकल बनाए गए थे। इनसे क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप कोई भी पीवाईक्यू देखिए, इन 3 आर्टिकल से आपको बहुत रेयर होगा कि आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिला होगा। लेकिन हमें अभी रिवीजन करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब आर्टिकल 6 की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, ये सीधा ही बोलता है, सिटीजन ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, पार्टीशन हुआ इंडिया का, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और इंडिया में रह गए, लेकिन अब उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उनको बिल्कुल वहाँ होता है, जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन और वो देखने के बाद हमको ऐसा फील आता है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। तो वैसे ही इंडियन जो गए थे वहाँ, उनको भी अच्छा नहीं लगा तो वो वापस आना चाहते थे। अब वो कैसे अपनी सिटीजनशिप लाए, तो इसके अंदर ये बताया गया था। ठीक, अब इसमें दो कैटेगरी के माइग्रेंट थे। एक थी ये डेट 19 जुलाई 1948। ठीक है, कौन सी, 19 जुलाई। अब ये डेट क्यों रखी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, यानी कि इंडिया वाले पाकिस्तान चले जाते, पाकिस्तान वाले इंडिया चले जाते बिना किसी रिकॉर्ड के। तो इंडिया गवर्नमेंट में जो अथॉरिटीज़ थी उस समय, पाकिस्तान में क्या इंडिया में क्या, तो उन्होंने एक डेट फिक्स, मतलब उस डेट को उन्होंने वो लॉ निकाला कि अब यहाँ से क्या होगा, परमिट सिस्टम जारी होगा। यानी कि जो भी आदमी क्या करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, जो भी आदमी क्या करेगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, उसको अपना नाम पता लिख के जाना पड़ेगा, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। बट उससे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग जा चुके हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, इंडिया के सिटीजनशिप बन गए। क्योंकि ये आर्टिकल किससे डील करता है, पाकिस्तान टू इंडिया। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं वो उस जिस किससे पहले, 9 जुलाई 1948 से पहले, 47 में पार्टीशन हो गया है, उससे पहले अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप है। बट अगर
वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उनको एटलीस्ट कितने मंथ तक रहना पड़ेगा, 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा, देन उनका सिटीजनशिप क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो क्या ये बताता है हमें, क्या आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे बाद में, कि उनको सिटीजनशिप हमने कैसे दी। ठीक। अब आर्टिकल 7 इसका एकदम अपोजिट है। ठीक है, एकदम अपोजिट आर्टिकल 6 का है कि जो माइग्रेट हुए थे कहाँ से, सिटीजन और पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब इंडिया से आपका कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये भी सेम है। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 वर नॉट कंसिडर इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए ये क्या, 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947 में। तो अब यहाँ पे देश में एकदम से क्या बन गया होगा, एटमॉस्फेयर बन गया होगा, पार्टीशन होने वाला है। जिस प्रकार से हम आजकल न्यूज़ में पहले ही देख लेते हैं कि ऐसे कुछ हमको सिनेरियो देखने को मिलते हैं कि लोगों को अंदाजा आ जाता है कि ऐसा होने वाला है। तो इस वजह से क्या होता है, उस समय भी लोगों को माहौल ऐसा बन गया था देश में कि लोगों को पता लग गया था कि पार्टीशन होने वाला है। तो लोग, कुछ लोगों ने क्या किया ना, 1 मार्च 1947 से पहले ही, उससे पहले, यानी कि ये तो ऑफिशियल डेट है, इन्होंने एक स्पेसिफिक, उनको क्या लेना था, डेट लेना था अथॉरिटीज को, तो उन्होंने 1 मार्च 1947 लिया। तो 1 मार्च 1947 से पहले, यानी कि फरवरी 1947 तक जितने भी लोग पाकिस्तान चले गए, वो उन पे कोई भी ऐसा रूल नहीं लागू होगा कि अगर वो वापस कभी इन फ्यूचर इंडिया में आए। जैसे आप मान के चलिए कि 5 फरवरी 1947 को आप पाकिस्तान चले गए इंडिया छोड़ के। ठीक। कहाँ चले गए हैं आप, 5 फरवरी 1947 को आप चले गए पाकिस्तान। उसके बाद आपको मज़ा नहीं आया, ठीक है, मतलब आपको वहाँ मन नहीं लगा, और आपने कहा कि अक्टूबर 1947 में मेरे को कहाँ जाना है, इंडिया वापस जाना है। तो आप जैसे ही इंडिया आएंगे ना, आप पे कोई भी ऐसे कागजी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, आपको सीधे क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इफ सच ए पर्सन रिटर्न टू इंडिया विद अ गवर्नमेंट परमिट फॉर रिसेटलमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही रजिस्ट्रेशन वाला मामला चलेगा जो हमने आर्टिकल 6 में आपके लिए क्या किया था, हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो वही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 6 मंथ तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिटीजन दे दी जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, ठीक है, देखिए आर्टिकल 8 भी काफ़ी इजी है। तो जो ये आर्टिकल थे हमारे 5, 6, 7, ये आज की डेट के लिए इनको इतना रेलेवेंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है हमें, बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस लिए था। लेकिन 8 से हमको आर्टिकल थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है, सिटीजन ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अब देखिए उस समय ना 1947 या उससे पहले ही ले लीजिए, 1950, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे पहले ना जो इंडियन ओरिजिन में लोग पैदा हुए, इंडियन ओरिजिन में लोग पैदा हुए, वो पहले अब्रॉड में भी लड़ रहे थे। जैसे हमने गदर पार्टी देखी, होम रूल देखा, ये बाहर जाके, अब इंडिया से बाहर जाके क्या कर रहे थे, हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो इनको भी सिटीजनशिप देना बहुत ज़रूरी था, इनकी फैमिली को भी सिटीजनशिप देना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या, अब जैसे अगर वो इंडिया छोड़ दिए, अब बाहर जाके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन है तो वो इंडियंस ही, तो उनको भी सिटीजनशिप देनी थी। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, द आर्टिकल डील विद पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सच पर्सन कुड बिकम सिटीजन। वो किस शर्त पे बनेंगे सिटीजन, दे और देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो जो बाहर रह रहे हैं, और या उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। और अगर वो बाहर ही हैं, ठीक है, अब मान के चलिए कि दादाजी माता पिता जो इंडिया में परिवार था वो अब नहीं रहा और वो बाहर ही रहने, बट वो क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप कहाँ ले सकते हैं, वहाँ की इंडियन एम्बेसी में कंसल्टेट करके अपने वहाँ को रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एन इंडियन ओरिजिन ट्रेडर लिविंग इन बर्मा, यानी कि म्यांमार में 1950 कुड रजिस्टर्ड एट द इंडियन एम्बेसी एट बिकम द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कहाँ, इंडियन एम्बेसी में जाके म्यांमार वाली, और अपनी इंडियन सिटीजनशिप वो ले सकता है। ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 9 किस चीज़ से डील करता है। आर्टिकल 9 बोलता है वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ ओरिजिन सिटीजनशिप। ठीक है। आर्टिकल 9 स्टेट इफ अ पर्सन एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अच्छा, तो ये वॉलंटरी अगर वो एक्वायर करता है कौन सी सिटीजनशिप, किसी
दूसरे देश की सिटीजनशिप, यानी कि आप पहले इंडिया में पैदा हुए तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट इन फ्यूचर आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने जॉब, अच्छी खासी जॉब लगी और आपका मन हुआ कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं कहीं, आप लंदन घूमने गए और आपका लंदन में मन लग गया और आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया, आपने कहा कि मैं यहीं ले लूंगा, तो आप वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा लंदन की सिटीजनशिप लेने का, यूनाइटेड किंगडम की जो सिटीजनशिप लेने का जो प्रोसीजर होगा, वो सब फॉलो करके आपको यूनाइटेड किंगडम की क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही बोलता है कि जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो इंडिया की सिटीजन आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि इंडियन जो स्टेट हमारा, इंडिया जो स्टेट हमारा, जो हमारी कंट्री है, वो डुअल सिटीजनशिप को क्या नहीं करती है, अलाउ नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। ठीक, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, एनीवन हु बिकम अ सिटीजन अंडर 5 to 9। ठीक है, 5 से 9 तक के आर्टिकल हमने अभी तक पढ़े, उनमें से जो भी सिटीजन बन गया विल कंटिन्यू टू रिमेन अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस पार्लियामेंट मेक अ लॉ दैट चेंज इट। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को यहाँ पे क्या है, फिर से इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो सिटीजनशिप के लिए लॉ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हमने पहले बोला कि जो जितने भी हमने 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, चलो 5, 6, 7 तक हम लेते हैं, 8, 9 थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 5, 6, 7 ये क्या थे, पार्टीशन को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली जो हमको एक्शन लेने थे, उन एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाए थे, आर्टिकल बनाए थे। लेकिन लॉ कोई भी क्रिएट नहीं करा, तो जो थिंकर थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने इतने आगे की सोची कि उन्होंने आर्टिकल 10 में ये बोल दिया कि जो लॉ बनाएंगे सिटीजनशिप को लेके वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के नहीं जा रहे हैं, बट ये प्रोविजन हम जरूर दे रहे हैं कि आर्टिकल 10 के अंदर पार्लियामेंट को ये हम इम्यूनिटी देते हैं कि कोई भी लॉ बना ले। ठीक है, सो सिटीजनशिप नॉट फिक्स फॉर एवर, फॉर एवर आपको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉ बनाएगी, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है, तो ये एम्पावर किसको कर दिया, पार्लियामेंट को कर दिया। तो ये आर्टिकल 10 हमको ये चीज बोलती है कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो क्या नहीं है, एकदम परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इसको क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल 10 कहता है कि वही पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा कि वो क्या करे, किस तरीके से किसी को सिटीजनशिप देनी है, उसे सिटीजनशिप वापस लेनी है, इस मैटर पे सारे जो लॉ होंगे, कानून होंगे, वो कौन बनाएगा, वो आपका पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने सारे जो आपके आर्टिकल थे वो देख लिए, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 5, जो जो आर्टिकल 5 था कि अगर आप पैदा हो गए या आपके माता पिता में से कोई यहाँ पैदा हुआ था, या आप 5 साल से कहाँ रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे 1945 से। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 था पाकिस्तान से इंडिया आए हुए जो लोग थे 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में, कि क्या क्या प्रोसीजर उनके लिए हुआ था, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 7 एकदम अपोजिट है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे 1 मार्च 1947 से पहले और उसके बाद वालों के लिए जो प्रोसीजर था। आर्टिकल 8 में जो अब्रॉड में उस समय पे रहे थे तो उनकी सिटीजनशिप का क्या, उसके लिए आर्टिकल था। आर्टिकल 9 में कि अगर आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी जो करंट सिटीजनशिप है उसका क्या होगा, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट लॉ बना के इसमें कभी भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि आप रेगुलेट करेंगे किसको, सिटीजनशिप को, कि किसको देनी है और किस प्रोसीजर के साथ देनी है। ये सारा चीज हम किसके अंडर पढ़ते हैं, आर्टिकल 11 के अंदर पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 11 के अंदर जो सबसे पहला काम क्या गया था सिटीजनशिप लेने का, अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या। ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1945 1955 हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो थिंकर थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने तो आर्टिकल 5 में बता दिया था कि जो भी पैदा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप कहलाएगा। लेकिन इनफिल्ट्रेशन होना शुरू हुआ बॉर्डर्स पे, इसका बहुत सारा मिसयूज होने लगा, इसमें काफ़ी लूप होल थे, लोग आते थे और यहाँ मतलब जो उस समय पे टेररिज्म काफ़ी बढ़ गया था, तो लोग आते थे यहाँ शादी करते थे और उनके जो बच्चे पैदा होते थे फिर वो इंडियन सिटीजनशिप हो जाते थे, बाद में उनको गलत गलत एजुकेशन देके उनसे गलत काम करवाए जाते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या आया, एक सरकार के पास चैलेंज आया। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, आपका कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे और एक रेगुलेटरी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर क्या हो, सिटीजनशिप हमारे कंट्रोल में हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सिटीजनशिप एक्ट है। तो ये एक्ट क्या बोलता है,
The Citizenship Act 1955 is the main law of the governs how citizenship of the India is acquired and lost after the constitution came into the force. ठीक है, तो यानी कि ये यही बताता है कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके अपनी सिटीजनशिप को ले सकते हो और किस तरीके से आप उस सिटीजनशिप से क्या कर सकते हो, मतलब आपकी सिटीजनशिप जा भी सकती है। और वो किसके अंदर बताया गया, आर्टिकल 11 के अंदर। ठीक है, इसका पर्पस क्या था कि किस तरीके से आप एक्वायर करोगे, कितने टाइप से आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप। ठीक है, टर्मिनेशन कितने तरीके से आपकी सिटीजनशिप का हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और ओवरसीज जो हमारे आजकल के जो एनआईआर हैं और ओवरसीज जो हमारे सिटीजनशिप है उनके साथ सिटीजनशिप का क्या हमारा मसला है, वो हमें आपको क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला चीज हम क्या पढ़ेंगे, वेज टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। अब इंडियन सिटीजन को एक्वायर करने के कितने वेज हैं, 5 वेज हैं। कितने, 5 तरीके हैं। पहला है बाय बर्थ। ठीक है, आर्टिकल 5 में भी हमने पढ़ा था कि जो इंडिया में पैदा हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका इंडियन सिटीजनशिप को मिल जाएगी। और इसमें भी ये इन्होंने यही बोला था, पर्सन born in India can be acquire citizenship depending on the date of birth। ठीक है, 1955 में तो यही बोला गया था कि अगर जो इंसान यहाँ पैदा हो गया, कहाँ, इंडियन टेरिटरी में पैदा हो गया, वो आपका क्या हो गया, इंडियन सिटीजनशिप में आ गया। ठीक है, अब हमने देखा 26 जनवरी से इन्होंने 1 जुलाई 1987 तक की डेट दे रखी है। ये इस बीच का गैप है कि इस बीच में जितने भी लोग पैदा हुए वो क्या होंगे, अब इंडियन सिटीजनशिप में हो जाए, चाहे वो आपके पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, श्रीलंका से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, भूटान से आ रहे हो, आपका तिब्बत से आ रहे हो, या लंदन से आ रहे हो, यूके से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो और यहाँ अगर पैदा हो गए तो उनको कहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप उसको गवर्नमेंट क्या कर देगी, दे देगी। बट अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो गया कि यार फिर से वही बात आ गई कि आपने एक्ट तो बना दिया, लेकिन ये बात तो वही रही कि कोई भी आके इंडिया में पैदा हो रहा है और वो क्या हो जा रही है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जा रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, 1986 में, कब, 1986 में अमेंड किया गया, अमेंड नहीं, अमेंड किया गया कि इसमें क्या हो गया, एक इसमें कंस्ट्रेंट लगाया गया इस एक्ट में कि बॉन्ड तो हो गया इंडिया में, चलो ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक कंस्ट्रेंट क्या लगाया गया 1986 में कि आइदर मदर या फादर, मदर या फादर में से एक क्या होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, उस बच्चे को क्या मिलेगी, आपकी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, तो आफ्टर फिर उसके बाद भी आपका क्या हुआ, ये तो बोल दिया कि या तो मदर हो या फादर हो, वो क्या होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। फिर उसके बाद 2004 में फिर से इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, जिसमें बोला गया वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड द अदर मस्ट नॉट बी अ इलीगल माइग्रेंट। अब ये इलीगल माइग्रेंट का क्यों यहाँ पे मतलब रखा गया, देखो इसको ना हमेशा मतलब जो ये एक्ट डाले गए हैं ये पीओके वाले रीजन को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए और ईस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश है इधर ज्यादा मद्देनजर रखते हुए इनको बनाया गया था, क्योंकि इन यही दो रीजन थे जहाँ से इनफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। यहाँ क्या होता था कि जैसे पीओके वाले रीजन में पाकिस्तान से जो जो भी उनके ट्रूप्स थे वो क्या करते थे, एज अ मतलब टूरिस्ट वीजा पे घूमने आ गए, तो यहीं की किसी महिला से उन्होंने शादी आदि कर ली, फिर बच्चे भी हो गए, तो सीधे से उनके बच्चों को क्या मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। तो इनफिल्ट्रेशन काफी ज्यादा था। और कभी कभी जो ये बाहर से घूमने आते थे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इनकी क्या थी ना, जो पहले हमारे पास एक्ट था 1955 में, इनमें और 1986 वाले में भी मदर और फादर को, एक को तो इंडियन होना था, अब या तो मदर होगी या फादर होगी। और जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर से आदमी आ रहा है या महिला आ रही है, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता था। अगर एक इंसान इंडियन है तो उसको क्या मिल जाती थी, आपका इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। बट 2000 यही भी लूप होल फिर यूज करने लगे कि इलीगली तो कोई भी आ सकती, कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से क्या किया गया, अब आइदर मदर और फादर इंडियन हो, बट लेकिन जो दोनों पेरेंट है वो क्या होने चाहिए, उनके जो डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप को लेके अपने अपने देश के, वो क्या होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, लीगलाइज तरीके से उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। और मदर अगर इंडियन है तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, और फादर अगर फॉरनर है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, देन उनके बच्चे को क्या दिया जाएगा, आपकी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इस तरीके से 2 बार इसमें अमेंड किया गया, कब कब, बाय बर्थ में लाया इसको 1955 में गया था। ठीक है, बाय बर्थ से आप अभी भी एक्वायर कर सकते हैं, हम इंडिया में पैदा हो जाएंगे तो हमारा
आराम से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों क्या है इंडियन है। बट इसमें कंस्ट्रेन आ गया कि 1986 में इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है कि कोई भी आके यहाँ आके इंडियन सिटीजनशिप लेके जा रहा है। तो इसमें फिर उन्होंने 1986 में क्या बोल दिया, आइदर मदर या आइदर फादर आपका क्या होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन से होना चाहिए। तो ये भी ठीक हो गया, बट उसमें भी फिर इलीगल एक्टिविटी होने लगी। तो 2004 में फिर से क्या उन्होंने एक और उसमें कंस्ट्रेंट डाल दिया कि कोई भी हो, माता पिता इंडियन ओरिजिन से कोई भी हो, लेकिन जो फॉरेनर है उसको क्या होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट वो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे देश का भी वो क्या होना चाहिए, आपका एक सेफ और वेल पर्सन क्या होना चाहिए, आपका आदमी होना चाहिए, तब जाके उसको क्या मिलेगी, आपकी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। दूसरा जो हमारा तरीका है सिटीजनशिप लेने का वो है बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पे। हमको इंडिया में जितने लोग भी हम अभी हैं, हमको जो सिटीजनशिप मिली हुई है, मतलब मोस्टली इंडियंस को जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो बाय डिसेंट के आधार पे मिली है, क्योंकि हमारे पापा दादा परदादा इंडिया में ही पैदा होते हुए आए हैं। तो इस वजह से हमको क्या मिली है, ये हमको क्या मिली है, सिटीजनशिप मिली हुई है। तो ये तो ठीक है, चलो हो गया बाय बर्थ भी। अब मान के चलो जो यहाँ पे जो ये हमने मेंशन कर रखा है पीपल बोर्न आउटसाइड इंडिया, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है कि बाहर पैदा हुआ तो फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए क्यों सीख हो रही है। देखिए ये किस प्रकार से वर्क करता है, देखिए अब मान के चलिए कि एक बच्चा पैदा हुआ कहाँ, आपका मान लेते हैं लंदन में, ठीक है, कहाँ पैदा हुआ, लंदन में वो पैदा हुआ। अब इसके जो फादर थे वो लंदन के थे, कहाँ के थे, लंदन के थे, और मदर कहाँ की थी, आपकी इंडिया की थी। तो इसको क्या नहीं मिलेगा, और ये पैदा कहाँ हुआ है, लंदन में पैदा हुआ है। अब ये जब बड़ा होता है तो इसके पास चॉइस है, या तो ये यूके की ले ले या इंडिया की ले ले। राइट नाउ जो सिनेरियो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, या तो ये कहाँ की ले ले, लंदन की ले ले, या ये कहाँ की ले ले, इंडिया की ले ले। अब इसके पास ये राइट है, लेकिन जब ये शुरुआत में बाई डिसेंट लेके आ गया था, अगर फादर आउट ऑफ इंडिया का है तो इस बच्चे को इंडिया की क्या नहीं मिल सकती, सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। यानी कि इंडिया पे जो कंस्ट्रेन था, मतलब इंडिया पे जो आपका बाय डिसेंट का क्या था, रूल था, वो सिर्फ किन पे लागू हो रहा था, मेल पे लागू हो रहा था। यानी कि अगर कोई महिला है, कोई महिला है अब्रॉड से आई है, मान लो कि आप कहाँ से आई है, अमेरिका से आई है, अमेरिका से आई है, और उसने क्या किया है, इंडियन ओरिजिन लड़के से उसने शादी करी है। फिर उनका जो बेबी होता है वो उसको कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी, तो उसको सिटीजनशिप जो मिलेगी वो इंडियन मिलेगी, बिकॉज इंडिया पे जो सिटीजनशिप लागू होती है वो पहले क्या थी, मेल सेंट्रिक थी। तो इसी पे बाद पे क्या आया, रूल आया गया कब, 1992 में, कि ये कहा गया कि यदि अ, कोई बाहर से लड़का आता है और इंडियन लड़की से शादी करता है, तो वहाँ पे भी तो चॉइस होना चाहिए कि इंडियन लड़की के पास भी तो ये हक होना चाहिए कि उसकी भी सिटीजनशिप है, क्योंकि जो उस समय की महिलाएं थी वो भी तो इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, तो वो भी तो इंडियन सिटीजनशिप है, उसको भी ये राइट होना चाहिए कि उसके बच्चे को उसकी सिटीजनशिप मिले। तो यही रूल को मद्देनजर रखते हुए तब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया कि मदर और फादर कोई भी अगर इंडिया से हो तो उसको क्या मिल जाएगी, बाय बर्थ। बाद में अगर जैसे मान के चलिए कि इंडियन महिला है और बाहर का कोई फॉरेनर क्या है, आपका व्यक्ति है, उसने शादी करी है, तो उनके बच्चे के पास अब चॉइस होगी कि वो या तो अपनी मदर की इंडियन भी ले सकता है या अपने फादर की फॉरेनर भी ले सकता है। पहले ये रूल नहीं था, सिर्फ फादर का इंडियन होना यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। अगर फादर इंडियन है तभी आपको क्या मिल सकती है, इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये यहाँ पे इसलिए बताया गया था, ठीक है। और यदि कोई बच्चा है, दोनों क्या है, और एक 2004 में भी इसमें क्या किया था, आपका संशोधन किया गया था। 2004 में क्या किया था, बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द इंडियन कंसल्टेट विद इन अ ईयर। अगर दोनों क्या है, अब इंडियन टेरिटरी में दोनों पैदा नहीं हुए, ठीक है, दोनों मान के चलो कि अ, दोनों इंडिया से हैं, वो बाहर रहते हैं, ठीक है, और वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ, बाहर अमेरिका में पैदा हुआ है, तो विद इन 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कंसल्टेंसी को आपको बताना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, मैं माँ भी और जो इनके पिता हैं वो भी क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जहाँ पैदा हुआ है वहाँ वाले के रूल लग जाएंगे तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है। इस वजह से आपको विद इन वन ईयर क्या करना पड़ता है, इंडियन एम्बेसी को बताना पड़ता है कि ये हमारा हिसाब है, ठीक है। तो बाय डिसेंट इस तरीके से गई थी। बाय डिसेंट में क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ब्रीफली जान लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि पहले क्या थी, मेल सेंट्रिक थी, यानी कि पापा का इंडिया से होना जरूरी था, ठीक है, यानी कि
पापा अगर इंडियन है तो ही बेटा क्या बनेगा, इंडियन सिटीजनशिप बनेगा। बाद में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ कि माँ भी अगर इंडियन है तो वो भी तो इंडिया की सिटीजनशिप है, तो उसकी सिटीजनशिप भी आगे जानी चाहिए। तो इस वजह से फिर मदर को भी क्या इसमें इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद 2004 में क्या किया गया कि एक साल के अंदर, पहले वो 6 मंथ का था शायद विंडो, बाद में इसको एक साल का विंडो करके उसको क्या है, एक साल के अंदर आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, तो इस वजह से उसको क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक, अगला है बाय रजिस्ट्रेशन, ये तो इजी है। ठीक, बाय रजिस्ट्रेशन में क्या करना है हमने, आपको 7 साल तक क्या कहाँ रहना पड़ेगा, इंडियन टेरिटरी में रहना पड़ेगा। देखते हैं इसको। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल कैन अप्लाई सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मोस्टली जो भी फॉरनर आते हैं वो थ्रू रजिस्ट्रेशन के ही क्या पाते हैं, आपका सिटीजनशिप वो पाते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया फॉर 7 years। ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन लिविंग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, मैरिड to an Indian citizen and residing in India for 7 years, minor children of minor children of Indian citizen, overseas citizen of India is certain condition। अब ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, इसको अभी हम लास्ट पर्सन PIO इनको बोला जाता है, और OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये होते क्या है अभी हम यहाँ पे लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन में आप बस इतना समझिए कि मान के चलिए कि कोई एक फॉरेनर इंडिया आता है, कोई भी कहीं से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं से भी वो कहाँ आता है, इंडिया आता है। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड से वो कहाँ आता है, इंडिया आता है। उसको इंडिया पसंद आ जाता है। ठीक है, उसको इंडिया का, अब वो किसी ना किसी वीज़ा पे आ गया, टूरिस्ट वीज़ा पे या एजुकेशन वीज़ा पे या वर्किंग वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे वो कहाँ आया होगा, इंडिया आया होगा। ठीक, तो उसको इंडिया पसंद आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, मिनिमम 7 ईयर इंडिया पे रहना पड़ेगा। 7 ईयर क्या करना पड़ेगा, इंडिया पे रहना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ, होम मिनिस्ट्री, 7 ईयर तो उसको रहना ही रहना पड़ेगा, कि मतलब उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं 7 ईयर से कहाँ रह रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से एक फॉर्म मिलेगा, उसे उसे फिल करना पड़ेगा, और होम मिनिस्ट्री फिर उसका बैकग्राउंड चेक करके उसे क्या करेगी, इंडियन सिटीजनशिप दे भी सकती है, अगर उसे अच्छा लगेगा कि हाँ उसने वेरीफाई कर लिया पर्सन को कि हाँ इसको दे सकते हैं, इज अ गुड पर्सन, देन दे विल गिव इट। अदरवाइज वो मना कर देंगे उसको, तब भी मतलब 7 साल रहना इज अ नॉट मैंडेटरी थिंग। अगर आप 7 साल रह गए तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। होम मिनिस्ट्री आपका क्या करेगी, पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये बाय नेचुरलाइजेशन बड़ा अच्छा है। इसमें इसका एग्जांपल हम अदनान शामी जो सिंगर हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं। अदनान शामी और भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं। तो इसमें क्या है, जो भी हमारे शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेज है, 22 जो हमारी लैंग्वेज है, उनमें से एक लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, शेड्यूल 8 में जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज आपको क्या आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, प्लस आप 10 ईयर से कहाँ रहने चाहिए, इंडिया में आप रेसिडेंस होने चाहिए इंडिया में 10 ईयर से। ठीक है, ये 12 लिखा है, इसको 10 करिए, 10 कर दीजिए। ठीक है, 10 to 12 कर लीजिए इसको। ठीक है, कितना, 10 से 12 साल तक आप कहाँ रहने चाहिए, आप इंडिया में रहने चाहिए। ठीक है, और ये हमने देख लिया कि 8 शेड्यूल ये वाला, ये इसमें कन्फ्यूजन होने का जरूरी है। 11 ईयर इन टोटल ड्यूरिंग द लास्ट 14 ईयर्स प्लस 1 ईयर इमीडिएट बिफोर द एप्लीकेशन। ये इसको इतना डीपली जाने की हमको जरूरत नहीं है कि 11 साल, वो जो 10 to 12 मैंने लिखा है ना, 11 साल वो हो गए, फिर 1 साल जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 1 साल बाद भी आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा, ताकि वो पीरियड हो। माने कि जैसे 12 साल आप रह गए, 12वें साल में आपने अप्लाई किया, जो 13वां और मतलब जो 12वें साल के बाद 13वां साल आ जाएगा, उस पर आपका पूरा अप्लाई वाला प्रोसीजर चल रहा है। देन फिर जो 13वें के बाद 14वां ईयर आएगा, वो आपका पूरा एक क्या रहेगा, प्रोविजनल ईयर रहेगा, कि आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से क्या आपका देखा जाएगा, तो इस वजह से ये पूरा इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। तो 3 इसमें टेरिटरी है, 10 to 12 ईयर से आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए पूरा, और उसमें से आपको शेड्यूल 8 में जितनी लैंग्वेज है 22 में से एक लैंग्वेज आपको अच्छे से बोलने आनी चाहिए, और दूसरा क्या, आर्ट प्लस साइंस, इन दोनों में से एक सेक्टर में आप होनी चाहिए। तो जो अदनान शामी वाला मैंने बोला था, ये आर्ट में थे, ये गाना गाते हैं, तो इस वजह से इनको क्या मिली थी, इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि हिंदी ये बोल लेते हैं, और 10 से 12 काफ़ी साल से आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये हैं। उसके बाद आर्ट में ये काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, तो इस वजह से इनको क्या मिली थी, आपका
बाय नेचुरलाइजेशन इनको क्या मिली थी, सिटीजनशिप मिली थी। ठीक है, अब ये लास्ट जो टाइप है हमारा वो कौन सा है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने देखा था कि सिक्किम को हमने 35 कॉन्स्टिट्यूशन और 36 अमेंडमेंट एक्ट से कहाँ लेके आए थे, इंडिया में लेके आए थे। पहले जो सिक्किम था वो कहाँ का पार्ट नहीं था, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तो यानी कि आपका 74 1974 में ही लेके आए थे। तो 1974 से पहले जो सिक्किम के लोग थे उनके पास तो सिक्किम की सिटीजनशिप थी। तो जब 1975 में वो इंडिया में आए तो उनके पास क्या होगी, इंडियन सिटीजनशिप होगी। तो इस प्रकार से जब हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो उसके जो लोग होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, फिर इंडिया के सिटीजनशिप बन जाते हैं। ये इसमें यही लिखा है। ठीक है, ये गोवा पार्ट बना 90, क्योंकि 1962 में 61 में पुर्तगीज चले गए थे कहाँ से, गोवा से। तो उसके बाद गोवा के जो लोग बने फिर वहाँ कहाँ की सिटीजनशिप उनको मिली, इंडिया की सिटीजनशिप उनको मिली। तो 5 टाइप से हमने पढ़ा कि हमको सिटीजनशिप मिलती है और कौन कौन से हैं। एक है आपकी बाय बर्थ, जिसमें हम डिस्कस पूरा कर चुके हैं। फिर है बाय डिसेंट, उसके बाद है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है नेचुरलाइजेशन, जिसमें ये 12 प्लस एक लैंग्वेज प्लस आर्ट और साइंस से वो होने चाहिए आपका। फिर इनकॉर्पोरेशन बाय टेरिटरी। ये 5 तरीके से इंडिया में क्या दी जाती है आपकी, आपको क्या मिलती है, सिटीजनशिप दी जाती है। अब देखिए, अब तो अब हम देखेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप हम कैसे करते हैं। जैसे मैं हूँ, आप हैं, कि हम किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो हमारी सिटीजनशिप कैसे हमसे ले सकती है। तो अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है रिनंशिएशन। तो ये कहता है पर्सन वॉलंटरी गिव्स अपस इंडियन सिटीजन। जैसे कि मैं हूँ, मेरी स्वेच्छा है कि मेरे को अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहना है, मेरे को किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेनी है। तो क्या है, पूरा प्रोसीजर होगा। मैं यहाँ यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को भी बताऊंगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी मैं बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है, किसी और देश की अगर हम वो लेते हैं क्या, आपका सिटीजनशिप लेते हैं तो हमारी इंडियन सिटीजन खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन ये भी सेम है, अकस ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे हमने कभी भी वॉलंटरी एक्वायर्स करते हैं वैसे इस पे टर्मिनेशन। देखिए, रिनंशिएशन है कि हम खुद उसको करना चाह रहे हैं। टर्मिनेशन में एक वर्ड आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इस पे क्या होता है, हम कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब डिसलॉयल्टी नहीं दिखा सकते हैं इंडियन, जैसे बिट्रेयल नहीं कर सकते। जैसे वॉर जोन चल रहा है, तो वॉर चल रहा है तो हम फॉरेन कंट्री से साथ जाके मिलके उसको हेल्प कर रहे हैं, तो इस वजह से जो होता है उस पर हम टर्मिनेशन हमारी क्या कर दी जाती है, मतलब नेशन से बिट्रेयल अगर आपने करा तो इस पर आपको टर्मिनेशन के थ्रू क्या मिल जाती है, आपकी सिटीजनशिप ले ली जाती है। डेप्रीवेशन में क्या होता है, बाय डेप्रीवेशन द गवर्नमेंट वो टेक अवे सिटीजन। अगर आपने कोई फ्रॉड कर रखा है, कोई हीनियस आपने फ्रॉड कर दिया, जैसे कि किसी बैंक के साथ आपने फ्रॉड कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिससे मतलब इंडियन नेशन को क्या हो, एक हार्म हो, अगर उसने आपने ऐसा कोई फ्रॉड कर दिया तो आपकी सिटीजन से आपसे ले ली जाएगी। अ पर्सन शोज डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद द पर्सन इलीगली ट्रेड्स विद एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर, अगर कोई ट्रेड करता है, ऊपर टर्मिनेशन में था, ये जो टर्मिनेशन पे हमने ये वर्ड लिखे हैं इसको आप सीरियसली मत लीजिए। टर्मिनेशन पे है कि जब आप क्या करते हैं, बिट्रेयल करते हैं कंट्री से, क्या करते हैं, बिट्रेयल करते हैं। यानी कि अगर वॉर टाइम चल रहा है और आप एनिमी की हेल्प कर दें, कि कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ कर दें। और नीचे जो लिखा है कि अगर ट्रेड करते हैं, यानी कि आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं या कोई उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं जिससे वॉर में इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसमें भी आपको कर सकता है। द पर्सन हैज़ बीन इम्प्रिजन 2 ईयर विद इन 5 ईयर लेटर द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिलेटेड है, ये इसको इतना डीप हमको जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही, हमको 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को खो सकते हैं। वो है रिनंशिएशन, आप खुद बोलेंगे कि मुझे अब इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे, यानी कि अगर दूसरे देश के लेते हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। दूसरा है टर्मिनेशन, बिट्रेयल अगर नेशन के साथ करेंगे तो आपकी बिल्कुल सिटीजनशिप ले ली जाएगी। डेप्रीवेशन में आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डिसलॉयल नहीं हो सकते, और आप क्या नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते ड्यूरिंग वॉर एनिमी से। ठीक है, तो अगर इनमें आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपसे आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। तो ये था हमारा सिटीजनशिप के 5 से 11 तक के सारे आर्टिकल और किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन दोनों को आप एक लेके देखिएगा,
क्योंकि अब 2015 से ना इन दोनों को एक कर दिया। अभी तो हम डिफरेंटली देख लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, बट अब ये दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है। फुल फॉर्म तो हमने देख लिया। मीनिंग इंडियन सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए अब एनआरआई ऐसा नहीं कि मैं वीज़ा लगाता हूँ आपका लंदन का और मेरी वहाँ 2 दिन की कोई मीटिंग है या मेरा कुछ अपना पर्सनल वर्क है, मैं वहाँ गया और 2 दिन में ही मेरे को एनआरआई घोषित कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है। 2 दिन नहीं, जब आप 6 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहते हैं, कब से कब तक, 6 मंथ और उससे ज़्यादा के लिए आप जब बाहर रहना शुरू कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनआरआई का आपको क्या मिल जाएगा, टैग मिल जाएगा। ठीक, फिर आते हैं आपके PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरिजन फॉरेन सिटीजन विथ इंडियन एंसेस्टर। अब देखिए, मान के चलिए अभी मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं जाता हूँ बाहर देश में और मेरे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, बाहर पैदा होते हैं, तो वो जब पैदा हो गए बड़े हो गए ना, वो एक्वायर कर सकते हैं कहाँ की सिटीजनशिप, इंडियन की सिटीजनशिप, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। तो जो मेरे बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो पर्सन क्या है, इंडियन ओरिजिनेट है, क्योंकि उनके एंसेस्टर कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। ठीक है, अब आए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सेम है, फॉरेनर सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन रजिस्टर्ड इन OCI। ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओवरसीज सिटीजन वही है जो इंडिया से बाहर रहने, लेकिन उनकी एंसेस्ट्री कहाँ है, इंडिया पे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कर दिया था, 2015 में मर्ज कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, और वो जो ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में है ना, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश को क्या नहीं किया है, इंग्लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मैंने क्यों बताया अभी, क्योंकि इनमें ना वीज़ा फ्री होता है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है जब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियंस को क्या नहीं है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना कार्ड होता है, जैसा पासपोर्ट होता है वैसे ही हम जो रेसिडेंट है इंडिया के उनको पासपोर्ट मिलता है, इनको एक अलग सा, वो भी सेम पासपोर्ट का ही जैसा होता है, बस उस पर लिखा होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें उनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को इन सिटीजनशिप से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। ठीक है, अगला क्या है, सिटीजनशिप स्टेटस क्या है इनका। एनआरआई तो इंडियन सिटीजन होते हैं, ये इंडियन सिटीजन नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये जब इंडिया में आते हैं तो इनको फुल्ली प्रिविलेज इंडिया वाले दिए जाते हैं, बट ये क्या नहीं होते, इंडियन सिटीजन ये नहीं होते, क्योंकि ये पैदा कहाँ हुए हैं, बाहर हुए हैं। ठीक है, पासपोर्ट, होल्ड इंडियन पासपोर्ट, होल्ड फॉरेन पासपोर्ट, होल्ड फॉरेन पासपोर्ट विद OCI। देखिए अब वो जहाँ ये वाले सेक्शन को तो आप देखना ही मत, ठीक है, PIO वाले को आप सिर्फ OCI को देखिए, क्योंकि यही अब दोनों को मर्ज कर दिया। अब देखिए मान के चलिए कि मैं पैदा हुआ सिंगापुर में, मेरे बच्चे हैं सिंगापुर में, तो उनके पास सिंगापुर की सिटीजनशिप भी होगी और वहीं का क्या होगा, पासपोर्ट भी होगा, लेकिन उस पासपोर्ट पे उनका क्या लिखा होगा, OCI कार्ड लिखा होगा, क्योंकि वो कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन टेरिटरी उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको कोई भी, जब वो इंडिया आते हैं तो उनको क्या ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, वोटिंग राइट्स एनआरआई को होते हैं, इन दोनों को नहीं होते हैं। ठीक है, एनआरआई वोट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉक्सी वोट का एक सीन है, जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तब उस पर देखेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एलिजिबिलिटी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारी, गवर्नर, ये बन सकते हैं एनआरआई, लेकिन ये दोनों नहीं बन सकते। ठीक, राइट टू बाय प्रॉपर्टी, एनआरआई कोई सी भी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, क्योंकि वो इंडियन ही है, वो बेचारा बाहर पैसा कमाने गया है बस। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, रेसिडेंशियल और कमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं, बट एग्रीकल्चर लैंड ये नहीं खरीद सकते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एलिजिबल होते हैं एनआरआई, ये बिल्कुल नहीं होते हैं। वीज़ा, अब देखिए एनआरआई बेचारा जो इंडिया से बाहर देश जा रहा है तब तो उसको वीज़ा चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से दुबई जा रहा है कोई बेचारा काम करने के लिए, तो उसको दुबई का वीज़ा तो चाहिए होगा, वर्किंग वीज़ा पे जाएगा, लेकिन जब दुबई से इंडिया आ रहा होगा तो उसे कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और OCI में तो हम देख चुके हैं कि वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, लाइफ टाइम फ्री है उनका वीज़ा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इंडिया, कितना भी रह सकते हैं, कितना भी रह सकते हैं, अनलिमिटेड स्टे इनको अलाउ होता है। ठीक है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इंडियन पासपोर्ट, ये मैंने वो OCI कार्ड इनका जो होता है मैंने बोला था, करंट एग्जिस्ट करता है, मर्ज विद OCI तक करंटली मीन। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया कि ओवरसीज क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ अकाउंट होते हैं, NRO, NRE और FCNR, ये इकोनॉमी में हम देखेंगे कि इसका क्या हमको बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं, OCI क्या होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है,
हमने वो भी देख लिया, और उससे पहले हमने देखा कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हमको मिलती है, फिर हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले हमारा था कि जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो होप सो आपको ये वाली वीडियो में सारे आर्टिकल्स और जितने भी हमने बातें की वो समझ में आई होंगी। अगर यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।